पहले क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहला दिया हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने अखबारों में ये सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको झाड़ लगाई या उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस थमा दिया। ये एक्चुअल में जो अदालत की अवमानना जिसको हिंदी में बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके लिए होता है, ये क्या होता है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है चीजों को समझने के लिए। किस मुद्दों पे आलोचना की जा सकती है, कितने हद तक आलोचना की जा सकती है, इस पे आपको जरूर एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला देखिए स्टेटमेंट ये है कि सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसओबीडियंट टू एनी जजमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ये सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि किसी जजमेंट का या पब्लिकेशन के जरिए उसका जजमेंट का एक आलोचना करना और उसकी जो कोर्ट है उसकी अथॉरिटी को लोअर करना। क्या ये बात करेक्ट है? नंबर स्टेटमेंट है 2, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन डूइंग एन एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है उसका मतलब होता है कि जो जस्टिस को, जैसे कोई पुलिस है या प्रशासन है, वो की कोर्ट का आदेश को पालना करवाता है, उसमें कोई बाधा पहुंचाए तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड 1971, मतलब ये पार्लियामेंट में इस पे लॉ बनाया कि कब आलोचना हो सकती है, कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। और वो लोग क्या बोलता है, स्टेट्स दैट फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी केस विच हैज बीन हर्ड एंड डिसाइडेड इज नॉट कंटेम्प्ट। कि ऐसा कोई केस है जिसमें कि आप आलोचना करना चाहते हैं लेकिन वो केस सुना हुआ वो कोर्ट में और उस पर जजमेंट आ चुका हो, तब जाकर क्या है कि आप उसकी क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, न कि कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको बताने कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये वाली स्टेटमेंट है गलत है। देखिए गलत क्यों है ये आपको समझना है। पब्लिकेशन का मतलब कि आप जानबूझकर कोर्ट को डिमीन कर रहे हो, जानबूझकर कोर्ट को नीचा दिखा रहे हो, तो ये तो क्रिमिनल होगा ना, फिर सिविल कैसे हुआ? देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल, ये क्रिमिनल भी हो सकता है और सिविल भी हो सकता है। तो जो सिविल वाला मामला था वो क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट जब माना जाता है जब आपने जानबूझकर जजमेंट का डिसओबे कर दिया है, उसकी नजरअंदाज कर दिया है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे, कोई ऑर्डर आया तो आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, रिट आया है या अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट। कोर्ट को आपने कोई अंडरटेकिंग दी, आपने एफिडेविट पे लिख कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, उसके बावजूद आपने कर दिया, तो इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो। दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग इन एक्ट विच स्कैंडलाइजेस और लॉर्स द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट। कि ऐसा आपने कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश की है जिससे कि पब्लिकेशन आपने छाप दी है और वो कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको लोअर करता है, उसको मतलब उसका नुकसान पहुंचाता है। या फिर क्या है कि आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें कहीं की बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। मान लो कोर्ट में जजमेंट हो रहा है या जजमेंट सुना दिया, लेकिन आपने क्या है उसको रुकवाने के लिए एक आंदोलन सा स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जस्टिस का लोगों तक पहुंचाना, कानून का पालन करवाना, उसमें आप बाधा पहुंच रहे हैं, उसमें बाधा पहुंच रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 बहुत क्लियरली बताता है कि फेयर क्रिटिसिज्म है उसको अलाउड है, वो कंटेम्प्ट नहीं माने जाएगा, लेकिन वो केस उस पर डिसीजन आ गया और वो सुना जा रहा हो। ऐसे नहीं कि आपने हवा में आलोचना कर दी है, ठीक है। और क्रिटिसिज्म फेयर होना चाहिए। अब ये मुद्दा आता है कि फेयर किसको बोलेंगे। इस पे बहुत बार सुनने में देखा जाता है कि कोर्ट है कहीं कहीं पक्ष लेने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर कोई अपोजिशन का मेंबर है वो थोड़ी सी आलोचना कर देता है तो उसको कोर्ट कटघरे में खड़ा कर देता है, और सरकारी कोई आलोचना कर देता है तो उसको कुछ नहीं बोलता। तो कई बार ये जरूर देखने में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? सी है। उम्मीद करता हूं इस पे अब आगे से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो गई होगी, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका आर मेंशन्ड। जैसे हमने पीछे भी जब एक आई है प्रेजेंटेशन में हमारे कि कुछ राज्यों को स्पेशल प्रावधान है, स्पेशल स्टेटस है, तो वो जम्मू कश्मीर के अलावा राज्य हमने बात की थी। यहां पे बात आ रही है कर्नाटका स्पेसिफिक। तो कर्नाटका स्पेसिफिक आर्टिकल कौन सा है?
कर्नाटका स्पेसिफिक आर्टिकल कौन सा है जिसमें कि उसको अलग से पावर, यह है आर्टिकल 371J। इसमें क्या है कि उसको हैदराबाद और कर्नाटका वहां रीजन है, मतलब वो जो रीजन है हैदराबाद और कर्नाटका, वहां उसके लिए एक स्पेशल पावर है, उनके पास में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जिससे कि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, प्रमोशन वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो एजुकेशन में और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन टाइप आप बोल सकते हैं देने के प्रावधान है। The provision to make laws for prescribing residence as a condition for certain employment or appointment in a state rest with, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, समझिए क्या है कि पावर टू मेक लॉज, किसके पास ये पावर है कानून बनाने की, जिसमें कि ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि रेजिडेंस को एक कंडीशन मान ली है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में, कि रोजगार देने में या अपॉइंटमेंट करने में एक राज्य में एक अपॉइंटमेंट करने के लिए रेजिडेंस एक आधार मान लिया हो, ऐसा कानून बनाना वो किसके बस की बात है या कौन बना सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, वरना तो हर राज्य बनाकर खड़ा हो जाएगा अपना अपना, तो ऐसा राज्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस कैन बी क्लासिफाइड एज, कि कुछ क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन का प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन का, जैसे कि एसटी है, एससी है, माइनॉरिटीज है, इससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे जो स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेस के लिए, वो उसको किस रूप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप के वो प्रोविजन हो सकते हैं? तो एक है परमानेंट एंड टेम्परेरी, दूसरा प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों मिलाकर, चौथे में डी, कोई प्रोटेक्टिव प्रोविजन स्पेशल क्लास के लिए है ही नहीं, या कोई भी प्रोविजन स्पेशल है ही नहीं। तो ये तो बात डी तो बिल्कुल गलत हो गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रोविजन ही ना हो। फिर क्या है कि ये जो है ना ए और बी ये दोनों ही करेक्ट है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखें तो परमानेंट और टेम्परेरी जो प्रोविजन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? जैसे कि रिजर्वेशन है, वो परमानेंट भी आप बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए भी बोल सकते हैं। Protective and development, some of them aimed at protecting these classes from all form of injustice and exploitation, while some others aimed at promoting their social economic interest। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 17 वगैरह हुआ, जिसमें कि प्रोटेक्शन है, सिविल राइट्स से रिलेटेड है मामला, तो इस तरह के जो प्रोविजन है वो प्रोटेक्टिव वाले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। प्रेजेंटेशन में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू, पहला शेड्यूल है, पहली अनुसूची है भारतीय संविधान में, उसमें क्या चीज है, उसमें क्या लिखा गया है? नेम ऑफ स्टेट है, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी है, सिटीजनशिप का जिक्र है पहले शेड्यूल में, या फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। इन चारों में से क्या है पहले शेड्यूल में, ये आपको बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यूनियन टेरिटरी और स्टेट है वो पहले शेड्यूल में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कंसीडर सिचुएशन। एक सिचुएशन है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए, जिक्र भी बार बार आया, लेकिन ये हो सकता है डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो क्या है क्वेश्चन? गवर्नमेंट हैज सेंट ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन यूजिंग हिज सस्पेंसिव वीटो पावर। गवर्नर की बात हो रही है यहां पे, कि गवर्नर ने वापस बिल भेज दिया है किसके पास में? स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देना, थोड़ी देर टाइम के लिए रोक देना। सस्पेंड कर देना मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक देना। और स्टेट लेजिस्लेचर है, उसने दोबारा वो बिल पास कर दिया है और गवर्नर के पास भेज दिया है। अब गवर्नर क्या कर सकता है? नाउ व्हाट इज द ऑप्शन दैट गवर्नर कैन एक्सरसाइज? आपके सामने क्वेश्चन है कि गवर्नर अब क्या कर सकते हैं अगर वापस भेज दिया उसने। ठीक है, तो पहला है कि he has to give his assent, कि आप उसको साइन करने ही पड़ेंगे। दूसरा है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि रोक सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, सहमति रोक सकते हैं, मतलब साइन करने से मना कर सकते हैं। ही कैन कीप द बिल फॉर ए प्रेजेंट कंसिडरेशन, कि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। गवर्नर की बात हो रही है, देख लेना, गवर्नर की बात हो रही है कि क्या वो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे कि बिल को, या फिर क्या है कि पहला और तीसरे ऑप्शन में कोई वो यूज कर सकते हैं। डी का मतलब पहला और तीसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि उनको अपनी अनुमति देनी होगी। ए इसका करेक्ट आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है, उनको अपनी अनुमति है वो देनी होगी।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका होगा। वो वापस नहीं भेज सकते, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो है उनके पास में, कोई ऐसे नहीं है कि वो परमानेंट वीटो हो गई या और कहीं राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ऐसा नहीं है। 73rd Constitutional Amendment Act 1992 that gave a constitutional status for Panchayati Raj institution has added a new part and new schedule into the Constitution of India। कहने का मतलब है कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज संस्थानों को मिला था और एक नया पार्ट और नया शेड्यूल संविधान में ऐड किया गया था। बताना आपको ऑप्शन में से कि वो नया पार्ट या नया जो शेड्यूल है वो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है, कौन सा निम्नलिखित ऑप्शन में, तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर पंचायती राज से रिलेटेड है, वो ए इसका आंसर हो जाएगा 9वां शेड्यूल और 11वां ये 9वां पार्ट और 11वां शेड्यूल, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया, अच्छा इसमें आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं कि शायद पिछली बार जो प्रेजेंटेशन थी उसमें आर्टिकल भी बात हुई थी, तो आर्टिकल भी आप चाहें तो ये नोट जरूर करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल वाले भी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in a factory or mine or engaged in any other hazardous employment। कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान में जो ये बोलता है कि जो 14 साल से नीचे का बच्चा, वो क्या है कि कोई फैक्ट्री में या माइंस में या जहां पे की खतरनाक चीज हो सकती है, खतरनाक संभावना है, खतरनाक ये एम्प्लॉयमेंट की संभावना है, वहां पे वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो खतरनाक जगह पे काम नहीं कर सकते 14 साल से नीचे के बच्चे, ये उनका फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 24 में ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर किसमें? 24 में ये बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। हालांकि ये जो अगर जहां पे कि हार्मलेस इन्वायरमेंट है, इनोसेंट वर्क है, वहां पे ये आर्टिकल मना नहीं करता, ठीक है। Who among the following was never the लोकसभा स्पीकर? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर कभी भी नहीं रहे, कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे। तो बताइए कि कौन है वो लोकसभा के स्पीकर कभी भी नहीं रहे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के.वी.के. सुंदरम, के.वी.के. सुंदरम, ए इसका राइट आंसर है। बाकी सारे लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। कल्याण वैद्यनाथन कुतूर सुंदरम, ऑल्सो रेफर्ड एज के.वी.के. सुंदरम, वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट। वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे और पहले लॉ सेक्रेटरी होने का उनको गर्व है इंडिपेंडेंट इंडिया में। दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, CIC जिसको बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो भारत के दूसरे। और 5वें लॉ कमीशन है जो कि 1968 से 71 में हुआ था, उसके वो चेयरमैन रहे हैं। तो कुछ एक जानकारी यहां से भी आप ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इस रूप में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगला आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में क्या बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है किसी राज्य के खिलाफ अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है या क्या है अंदरूनी तौर पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, अंदरूनी दंगे हो जाते हैं, तो वो उस राज्य को बचाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की जिम्मेदारी है। बताना कि आपको कि ऐसा कौन से आर्टिकल में है कि इस तरह की दिक्कत आती है तो फिर केंद्र है हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल नंबर 355। आर्टिकल नंबर 355 में ये ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल कमीशन, सेंट्रल बॉडीज एंड रिलेटेड मिनिस्ट्रीज। कहने मतलब है एक कहीं ना कहीं आपको मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया मैचिंग से रिलेटेड। बताना क्या है आपको कि कोई कमीशन है या मंत्रालय है या सेंट्रल बॉडी है, उसका मैच राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैच राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो करेक्टली मैच आपको बताना है कौन सा करेक्ट है मैच, ठीक, कौन सा करेक्ट है मैच, ये आपको बताना है। तो देखिए, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत है? दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, क्या ये वाला जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है? और तीसरा है इंटर स्टेट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट क्या आंसर होगा, ये वाली सही है, बाकी गलत है दोनों, पहले वाली और दूसरे वाली को तो बिल्कुल अंदाजा लग रहा है आपको कि माइनॉरिटी अफेयर अलग चीज है, बैकवर्ड क्लासेज अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है वो है सी है। अगर आप चाहें तो ये देखिए कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है वो वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इंटर स्टेट काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने है, द पावर टू इनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद। कहने का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा हो जाए, किससे मामले में, कि यूनियन लिस्ट में जो पावर है, यूनियन लिस्ट में लेजिस्लेटिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर अधिकार क्षेत्र बढ़ाना हो, कहने का मतलब है तो कौन बढ़ा सकता है। अगर यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है उसमें कोई मैटर को इंक्लूड कराना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, इनलार्ज करना है उसके ऊपर, तो वो किसके पास पावर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कम नहीं कर सकता, उसको बढ़ा सकता है, उसको कर्टेल नहीं कर सकता। द फेडरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, उसमें फेडरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस था। फेडरेशन है उस पे संघवाद पे बहुत ज्यादा फोकस था, मतलब कि राज्य मिलकर काम करेंगे केंद्र के साथ में, इस पे काफी ज्यादा फोकस था। लेकिन ये बात कभी हुई नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि फेडरलिज्म जो एक्चुअल में जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसा फेडरेशन है वो उस दौरान उस एक्ट में नहीं हुआ। क्या रीजन था इसके पीछे, तो देखिए क्या है। इट वॉज ऑप्शनल फॉर इंडियन स्टेट टू ज्वाइन द फेडरेशन, कि ये तो इंडियन स्टेट के लिए ऑप्शनल था कि ज्वाइन करें या न करें। ठीक है, दूसरा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर वाज अंडर गवर्नर जनरल, और मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट फेडरलिज्म, रादर दे वांटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और नन ऑफ द अबव। तो कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है वो इसका ए है। ठीक है, एक्चुअल में कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो कि वो चाह रहे थे कि हमें पावर ज्यादा मिल जाए। कुछ के दिमाग में तो ये चल रहा था कि हम आजाद हो जाते हैं, कुछ ये चाह रहा था कि अंग्रेजों से कैसे पिंड छुड़ा सकते हैं, मतलब वो कल्चर फैली हुई थी। तो वो तो कभी चाहते ही नहीं थे, उनको तो जबरदस्ती जो बाद में भारत आजाद हुआ साथ में इकट्ठा किया गया, वरना तो कोई राज्य अलग हो रहा था, कोई प्रिंसली स्टेट अलग हो रहा था, सब अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1946 इज एन हिस्टोरिक इवेंट इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डिड दिस रेजोल्यूशन कंटेन। इस रेजोल्यूशन में क्या था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दिसंबर 1946 में, और ताकि वो संविधान को बनाया जा सके उसके स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। तो बताना है कि उसमें रेजोल्यूशन में था क्या, ऐसा बताइए क्या था। अबॉलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल था, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में जिक्र था, फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, या रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। इसमें क्या चीज थी ऐसी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट है कि एक्चुअल में क्या है कि संविधान बनेगा कैसे आगे उसके बारे में जिक्र था, मतलब कि किस फिलोसफी पे, फंडामेंटल पे भारत का संविधान बनने वाला है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बाद में चलकर वो भारत का प्रीएम्बल बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। और कब मूव किया गया ये भी आप नोट कर लीजिए, कई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई एग्जाम में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। आ जाते हैं क्वेश्चन में, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है, यहां पे आ गए आपका थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जहां पर कि पॉपुलर सोवरेनिटी जिसका प्रिंसिपल है उसका आधार क्या है। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो, लेकिन पॉपुलर डेमोक्रेसी की सोवरेनिटी की बात आती है, इसका मतलब रोल जनता का आ जाता है। तो क्या इसमें शामिल होगा, प्लेबिसाइड है, रेफरेंडम है, रिकॉल है, या इनिशिएटिव है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको बताना है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बताना है कि क्या है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी अकल लगाएंगे तो इसका राइट आंसर दे देंगे, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सारे ऑप्शन है। दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं उसमें। ठीक है, मतलब कानून वगैरह बनाने का काम करते हैं, और वो कहां पे होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में। दूसरी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि स्विट्जरलैंड में जनता से सीधे पूछे जाते हैं। तो वो क्या होता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड है, उसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ये फंडामेंटल्स होते हैं, सीधा जनता के पास में पहुंचना। इस पे आप चाहें तो और भी रिसर्च कीजिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और क्या क्या चीजें ऐसी होती है जनता द्वारा सीधे कंट्रोल की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। कि आपको यह बताना है कि कौन से संवैधानिक संशोधन ऐसे हैं जहां पे कि लोकसभा में राज्यों से, कि किस राज्य से कितने आएंगे जनसंख्या के आधार पे उनका नंबर है ज्यादा करने का प्रोविजन है, उससे संबंधित कोई अमेंडमेंट लाए गए थे। ठीक है ना, उससे संबंधित अमेंडमेंट लाए गए थे। वो कौन कौन से अमेंडमेंट? नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा रेजिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक तो था 7वां संवैधानिक संशोधन और एक था 31वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 31वां और 7वां। और 31वें में क्या किया गया था, 525 से लेकर 545 तक इसको कर दिया गया था। ठीक है, और पहले 7वां क्या था, उसमें जो कई टाइप के राज्य बने हुए थे, एबीसी कैटेगरी वगैरह में थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो ये उससे संबंधित है। ठीक है, उससे संबंधित है कि वहां पे कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई गई और एक संख्या है वो रखी गई थी। तो इसको आप जरूर एक बार थोड़ा गूगल कर लीजिए, जिससे कि आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाए इसके ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, कि एक नया राज्य भारत में क्रिएट करना है, तो बताइए कि कौन से शेड्यूल को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड, कौन से शेड्यूल है उसमें वो जाएगा या संविधान में परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बताइए कि कौन से पहले शेड्यूल में ही ये बात का जिक्र है, पहले शेड्यूल में। राइट आंसर क्या इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले शेड्यूल में जो कि नाम ऑफ स्टेट और देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, इट नीड टू बी अमेंडेड एवरी टाइम एनी चेंज इज मेड इन द नंबर ऑफ या नेम ऑफ स्टेट्स। तो पहला शेड्यूल इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में, 1268 क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन इन दिस ओथ और प्रेसिडेंट स्वीयर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उसमें क्या होता है, किस बात की वो शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जब शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति की, हमने पीछे भी इस पूरी सीरीज में देखा है कि प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेते हैं, जुडिशरी में किस बात की शपथ होती है। तो हमने एग्जीक्यूटिव देखा कि एग्जीक्यूटिव कैसी शपथ लेते हैं, जुडिशरी वाले कैसे लेते हैं, फिर राष्ट्रपति कैसे लेते हैं शपथ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, और ये भी बताया था कि कहां से शपथ का लिखा हुआ है कि कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो एक बार सारी प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, सारे लेक्चर देखेंगे, और सारे लेक्चर देखने के लिए आपको ये जो कोर्स है ना वो ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको पीडीएफ मिले और सारे लेक्चर मिले। ये वाले जो लेक्चर है वो यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए डेमो के रूप में है वो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू मेक, तो बताइए कि क्या होगा, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, to preserve, protect and defend the constitution and the law, to devote himself to the service and well-being of the people of India, या all of the above। क्या ये all of the above है, इसमें से ऊपर वाले में से कुछ है? तो इसका राइट आंसर है वो है डी। राइट आंसर क्या है? डी है। ये भी है, भारत के वो लोगों को समर्पित करेंगे अपनी सेवा और कल्याण में। ठीक है, और ऑब्वियसली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम तो करेंगे, और वो अपने पद का शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह भी करेंगे, ये वाली मामला भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो कि शपथ में होते हैं, 3 बेसिक चीजें होती है। आगे देखते हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर, कि भारत के संविधान के मुताबिक आपको यह बताना है कि कितने टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं, कितने टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 टाइप के बिल होते हैं, 3 टाइप के बिल होते हैं। ठीक है, एक है मनी बिल, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। मनी बिल क्या? आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। दूसरा फाइनेंस बिल 1 और तीसरा है फाइनेंस बिल 2। ठीक है,
फाइनेंस बिल 2। इसकी पूरी डिटेल है, आप थोड़ा गूगल वगैरह पे चेक कीजिए। हालांकि कुछ बच्चे जो लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह किताब आमतौर पे ज्यादा पढ़ी जाती है, उसमें इसका कोई डिटेल या साफ साफ जिक्र नहीं है। एक जगह है जिक्र, लेकिन वो थोड़ा गलत है, मिस इंटरप्रिटेशन है। डीडी बसु किताब है, अगर आप किताब फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पे आप डिटेल में देखिए कि कैसे कैसे स्टोरी लिखी हुई है, उसमें थोड़ी सी पढ़ने में मुश्किल होती है। वरना क्या, आप भारत के संविधान में जाइए और वहां पे आपको ये मिलेगा। गूगल भी सर्च कीजिए जिससे कि और आइडिया हो जाए। इस पे कुछ क्वेश्चन भी पीछे उठे हैं कि क्या विपक्ष ने उठाए थे, और अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर भी देखना चाहेंगे तो पीछे कि क्या मनी बिल के बजाय, मतलब फाइनेंस के बिल के बजाय स्पीकर है उसको मनी बिल में शामिल करवाकर सरकार से पास कराने में ज्यादा मदद कर सकता है क्या, इस पे क्वेश्चन उठे थे पीछे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन किसमें, 18 पार्ट 18 में, इलेक्शन पार्ट 15 में, पार्ट 10 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और 6 है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बी, ये वाला सिचुएशन नहीं है, ये वाला नहीं है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट वाला। ठीक है, देखिए जो 10वां पार्ट है ना, उसमें तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया का जिक्र है, और जो 11वां पार्ट है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा आप जरूर देख सकते हैं, कंफ्यूजन न क्रिएट करें, पार्ट और शेड्यूल में कंफ्यूजन न क्रिएट करें, कुछ बच्चे पार्ट और शेड्यूल में हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, with reference to the office of whip under the whip, consider the following statement. With reference to office of whip, consider the following statement. यहां पे क्वेश्चन बन रहा है विप से रिलेटेड। विप आपने पीछे भी होगा, सचेतक भी बोलते हैं हिंदी में उसको, लेकिन हिंदी में भी विप ही बोला जाता है आमतौर पे। ठीक है, तो बताना है आपको कि विप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके सामने। ऑफिस ऑफ विप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट स्टैट्यूट, कि पार्लियामेंट में क्या जो आप बोल सकते हैं कि विधि है उसमें तो लिखी हुई है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है। विप है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर इन लोकसभा एंड द चेयरमैन राज्यसभा, कि विप होता है ना, वो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन अपॉइंट करता है। तीसरा, ही रेगुलेट एंड मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ पार्टी मेंबर्स इन पार्लियामेंट, कि पार्टी के मेंबर्स के बिहेवियर को, कौन किसके खिलाफ पक्ष में वोट डाल रहा है, क्या सरकारी वो जो पार्टी का स्टैंड है उसको उसके अनुसार चल रहा है नहीं चल रहा, उस तरह की ऑब्जर्वेशन करता है व्हिप पार्लियामेंट में। तो 3 स्टेटमेंट आपके साथ बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जो करेक्ट है वो एक स्टेटमेंट है, इसका आंसर क्या है, 20 का आंसर, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अपनी पार्टी अपना अपने व्हिप जारी करती है, कांग्रेस अपना व्हिप जारी करेगा, बीजेपी अपनी व्हिप जारी करेगा, तो ये अपनी अपनी पार्टी के व्हिप होते हैं, इसका लोकसभा के चेयरमैन और स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट तो वैसे गलत होगी। अब आ जाते हैं, जब पार्टी अपना अपना करे तो ये जो संविधान में क्या होता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है, ये पार्लियामेंट्री रूल नहीं है, पार्लियामेंट के बिजनेस में नहीं है, ये पार्लियामेंट के स्टैट्यूट में नहीं है, संविधान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या पार्लियामेंट कन्वेंशन के अनुसार होता है, ये पहले भी हमने इस सीरीज में जिक्र किया है। तो इसका ये वाला भी गलत हो गया, तो सी एकमात्र ये तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब 20 का आंसर होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। Who among the following is not eligible for the election as president in India? कि निम्नलिखित में से जो एक व्हिप का क्वेश्चन था पीछे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इस पे सर्च करो थोड़ा, कि भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिसमें कि भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे जब कांग्रेस या जो आधिकारिक रूप से प्रेसिडेंट थे, किसी पार्टी ने अपना खड़ा किया था, वो हार गए और निर्दलीय जीत गए थे। मतलब कि कहीं न कहीं ऐसे इलेक्शन में व्हिप जारी नहीं हुआ या नहीं किया जा सकता, लेकिन उस टाइम की ये बात है। कुछ ऐसी भी संभावना होती है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है वो बच गई थी उस टाइम में, वो भी कहीं कहीं व्हिप का रोल भी आया था, खरीद फरोख्त का भी मामला था। अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों की सरकारें हैं, जैसे कि कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, वहां पे क्या है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करके, ठीक है,
और कहीं ना कहीं दूसरी सरकारें बन गई, तो उसमें विप का क्या रोल था, आप जब इस पे सर्च करेंगे आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी और उससे आपको क्वेश्चन को, विप को समझने में ज्यादा मदद भी मिलेगी। ठीक है, पॉलिटी में भी आपका इंटरेस्ट होगा, समझ में भी आएगी। Who among the following is not eligible for election as president in India? निम्नलिखित में से कौन भारत का चुनाव नहीं लड़ सकता, एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। क्या एक सिटिंग प्रेसिडेंट एलिजिबल होता है, नहीं होता, मतलब कि राष्ट्रपति है, वो क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है क्या दोबारा? गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि मान लो सिपाही है कोई, या जेबीटी टीचर है, ठीक है, जैसे कुछ राज्य हरियाणा है उसमें जेबीटी टीचर बहुत लोग बहुत फेमस है, ऐसे अलग अलग, जैसे यूपी लेखपाल बड़ा फेमस होता है। ठीक है, तो हर राज्य का अपना अपना होता है, कोई क्या ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो बताना आपको कि चारों में से कौन राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो इसका राइट आंसर है डी है, वो नहीं बन सकता, बाकी बन जाएंगे। मतलब वो बड़ा ताज्जुब की बात है कि वो तीनों ऊपर लाभ के पद नहीं माने जाते, मतलब मंत्री बन गया, लाभ का पद नहीं है वो। और अगर एक टीचर है या सिपाही है या पटवारी है या जो लेखपाल है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है कानून को वगैरह, तो वो क्या है कि वो लाभ का पद है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो है वही माना जाएगा ना, ये लाभ का पद है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो डी है आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द सोवरेनिटी, ये लिमिट एक ही बार है, ठीक है, इसको ज्यादा कंफ्यूज न करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि उसके पास संप्रभु सत्ता, हिंदी में बोलते हैं उसको, मतलब उसके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो सुप्रीम है। जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं हो सकता, जिसने जो बना दिया वो फाइनल है। ठीक है, तो यहां पे उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है हरियाणा, वो इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसमें क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिमिट द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कि उसकी सोवरेनिटी को कम करते हैं। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि राज्यों के पास भी पावर है, इसका मतलब तो एक तो ये रीजन हो गया। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल, ये तीनों ही क्या है कि पार्लियामेंट की सुप्रीम पावर नहीं है, ये बताते हैं। फंडामेंटल केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और फंडामेंटल केस में पूरी पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास में, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऊपर। तीनों ही इसका रीजन है। ठीक है, तो कुछ और भी आप देख सकते हैं, जैसे रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी सोवरेनिटी का खिलाफ बोलता है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के खिलाफ बोलता है, क्योंकि उसमें लिखित में है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ लीजिए, जो पीडीएफ में आपके दिया हुआ है उससे और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द पार्लियामेंट प्रिविलेज। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द पार्लियामेंट प्रिविलेज। पार्लियामेंट का जो विशेष अधिकार होते हैं, संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है उससे संबंधित है। मतलब कि पार्लियामेंट में जो एक तो कलेक्टिव पार्लियामेंट के एज ए इंस्टीट्यूशन उसको प्रिविलेजेस है, दूसरा है कि जो उसके मेंबर होते हैं उसको प्रिविलेजेस, उसको विशेष अधिकार है। ठीक है, उसकी जैसे कि कोई आलोचना नहीं कर सकता, उसको नीचे पार्लियामेंट की का जो लेवल है या पार्लियामेंट की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो किस आर्टिकल में निहित है, किस आर्टिकल में जिक्र है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 105 है इसका राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 105 है। जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उसमें बहुत सारे पूरे देश में एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि एक एक्टिव थे लोग, तो उस टाइम में इसका जिक्र काफी होता था, आर्टिकल 105 का। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the same pattern of government in the states as that at the center। क्या है क्वेश्चन? कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the same pattern of government in the state as that of at the center. What are all the parts that constitute state executive?
क्वेश्चन यहां पे ये है कि जैसे केंद्र सरकार है उसी तरह से क्या है कि राज्यों में भी पैटर्न होता है। बताना है आपको कि जो राज्यों में पैटर्न है वो कौन सा पार्ट है राज्य का, राज्य कार्यपालिका के तहत आता है। राज्य कार्यपालिका किसको बोलते हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से उसके कंस्टिट्यूट हैं, वो आपको बताने हैं। घटक क्या क्या है राज्य की कार्यपालिका के, ये क्वेश्चन आ गए आपके सामने, ठीक है। तो गवर्नर क्या वो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कार्यपालिका में होता है क्या, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, ये 5 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बाकी सारे एग्जीक्यूटिव है। इसमें ये वाला है अटॉर्नी जनरल, वो नहीं है। अटॉर्नी जनरल तो केंद्र का होता है, यूनियन का होता है, वो राज्य का नहीं होता। तो इसका ABCD मतलब 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा C। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है, हु हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर। ठीक है, who has the power to disqualify a member of legislature in a state under the 10th schedule। क्या लिखा हुआ यहां पे कि who has the power to disqualify a member of legislature in a state under the 10th schedule। अब 10th schedule क्या, पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए, हाल फिलहाल में काफी इसका जिक्र भी आया है। एंटी डिफेक्शन लोग आपने सुना होगा, जो कि 10th शेड्यूल में, तो जो दल बदल कोई MLA है, यहां पे क्वेश्चन एक किस्म से ये पूछा जा रहा है, MLA एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग मार जाता है, चेंज कर देता है, दल बदलू है, उस दल बदलू को उसकी MLA शिप जानी है, मतलब उसको कैंसिल कर देना है उसकी मेंबरशिप। इसके लिए कौन करेगा, इसके लिए उसकी मेंबरशिप को कौन कर सकता है कैंसिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, MLA MLC की भी बात आप कर सकते हैं, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है C, स्पीकर है वो, या चेयरमैन। चेयरमैन किसकी बात हो रही है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, स्पीकर विधानसभा की बात हो रही है, उनके पास ये पावर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुज स्मॉल सिग्नेचर डज द, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा सिग्नेचर है कहीं पे, संविधान के ऊपर एक छोटा सा सिग्नेचर है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। हुज स्मॉल सिग्नेचर डज द ओरिजिनल प्रीएम्बल पेज ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियर्स इन द लोअर राइट कॉर्नर। कि आप थोड़ा गूगल कीजिए, और गूगल में विकिपीडिया में आपको पूरा जो है ना प्रीएम्बल ओरिजिनल, एक थोड़ा सा येलो टाइप के कलर में आपको नजर आएगा, उसमें जाकर देखिए, छोटा सा एक सिग्नेचर राइट कॉर्नर पे आपको नजर आएगा। वो संवैधानिक जो ये सदस्य वगैरह, चलो ऑप्शन पढ़ देते हैं, नंदलाल बोस है, BR अम्बेडकर, बिहोर राम मनोहर सिन्हा, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसमें से वो किसका सिग्नेचर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो C है, ठीक है। इसका राइट आंसर है वो है C, बोहर राम मनोहर सिन्हा। पढ़ लीजिए क्या है मामला पूरा, कि प्रियम्बल का जो पेज है और बाकी जो दूसरे पेज है संविधान के, वो डिजाइन और डेकोरेटेड किए गए थे, खास पेंटर थे बोहर राम मनोहर सिन्हा के, जो कि जबलपुर से संबंधित थे, और जो कि शांति निकेतन, हु वाज एट द शांति निकेतन विद आचार्य नंदलाल बोस एट दैट टाइम, ठीक है। नंदलाल बोस इंडोर्स्ड बोहर राम मनोहर सिन्हा आर्ट वर्क विदाउट एनी अल्टरेशन वटर सो। मतलब कि उन्होंने बोला था नंदलाल बोस ने कि जो ये हैं बोहर राम मनोहर सिन्हा, उनके आर्ट वर्क को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, कोई बिना अल्टरेशन के उसका नाम वहां पे पब्लिश होना चाहिए। एज सच पेज बियर्स बोहर राम मनोहर सिन्हा शॉर्ट सिग्नेचर राम इन देवनागरी लोअर राइट कॉर्नर, कि वहां पे राम लिखा हुआ है राइट साइड में, उसके वो सिग्नेचर है एक्चुअल में बोहर राम मनोहर सिन्हा के, देख भी लेना आप। और जो कैलीग्राफी थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी उनकी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा मत्था मार लेना। और राइट टू एजुकेशन इज इंसर्टेड एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट विद इन। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, बताना आपको कि वो किस कैटेगरी के तहत आता है, किस कैटेगरी के तहत राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। कैटेगरी का नाम क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है,
इसका राइट आंसर है वो है ए, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21A वो किससे संबंधित है? राइट टू फ्रीडम इज तो है ना वो, ठीक है। तो ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 21A, इट इज इंसर्टेड अंडर राइट टू फ्रीडम कैटेगरी। आगे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द सेविंग्स ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। कि बताना आपको स्टेट से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका है कि प्रॉपर्टी की अक्वायर करना, प्रॉपर्टी या जो भी इससे संबंधित है, स्टेट का कुछ और भी मतलब हो जाता है, जायदाद वगैरह बोल सकते हैं। अगर उसको अक्वायर करना हो और वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा न बनवाना हो, कि उसको सेव करवाना है, लोगों को कानून बनाया सरकार ने, अब वो फंडामेंटल राइट के तहत उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश की है, तो वो कौन सा पार्ट है आपको ये बताना है संविधान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट है 31A। 31A है इसका राइट आंसर है, ठीक है। उस टाइम में, नेहरू के टाइम में, आप बोल सकते हैं कि इसको बचाने के लिए कि लोग फंडामेंटल राइट बना दिया था प्रॉपर्टी को, अब उसको लीगल राइट बनवाने के लिए, वरना तो दिक्कत बहुत आ गई थी, जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करने थे या किसी की सरकार को रेल बनाने की, फैक्ट्री बनानी थी, तो लोगों को प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इसको आगे चेंज किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में करेक्ट है? दीज आर जस्टिसिएबल, कि ये अदालत में चुनौती दिए जा सकते हैं। क्या ऐसा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है या जस्टिसिएबल है? चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? पहले स्टेटमेंट, दीज आर इंटेंडिंग टू प्रोवाइड पॉलिटिकल जस्टिस। 3 टाइप की जस्टिस की बात होती है प्रीएम्बल में, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेटमेंट नंबर 2 ये बताते हैं। तीसरी है स्टेटमेंट की दीज वर नॉट इनिशियली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन पर आर एडिड बाय द अमेंडमेंट, के अमेंडमेंट के से इनको ऐड किया गया था, स्टार्टिंग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं थे संविधान में। और चौथी, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टिव इंक्लूडेड इन द पार्ट 4, कि वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं पार्ट 4 में, लेकिन इसके अलावा भी और डायरेक्टिव है जो कि अलग पार्ट में संविधान के, इसके अलावा भी कुछ हैं जो डायरेक्टिव है लेकिन इस पार्ट में नहीं है और किसी पार्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ठीक है, डी है। और वो कौन से, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी सेशन में डिस्कस किया है, पूरे सेशन देखेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन से पढ़ कर आप है, क्योंकि जो क्वेश्चन वगैरह उनके लेवल अच्छे है। आप नॉर्मल जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो कि 2-4 चीजों रट्टे मार लेते हैं कोचिंग सेंटरों द्वारा, वो वाली ये कैटेगरी नहीं है। ये इसके जो क्वेश्चन है 20,000 क्वेश्चन है, वो सारे आपको एक अच्छे लेवल के, यूपीएससी के बाद जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी तक करवाएंगे ये, ठीक है। तो इसको आप गंभीरता से लें। इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये 3 अलग से प्रोविजन है जो कि संविधान में इनका जिक्र है, इनके लिए अलग आर्टिकल है और अलग अलग हमने क्वेश्चन भी अलग अलग मुद्दों पे इन पे पूछे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज। कई बच्चे कई बार क्या करते हैं कि फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी अलग चीज होती है, फंडामेंटल ड्यूटी तो नागरिक का कर्तव्य है और वो क्या है, स्टेट का कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई थी और वो तो स्टार्टिंग में स्टेट का पहले ही था, तो आप कंफ्यूजन मत हो, ये पूरा सारी चीजें समझिए, पॉलिटी को ढंग से पढ़िए। एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज फॉर द गवर्नमेंट बिल एंड नॉट फॉर प्राइवेट मेंबर बिल। क्या ऐसा है कि एब्सोल्यूट वीटो है राष्ट्रपति द्वारा? समझिए क्वेश्चन को कि राष्ट्रपति के पास में एक एब्सोल्यूट पावर, वीटो पावर है। बताना आपको 3 स्टेटमेंट नीचे दी गई है कि कौन सी वीटो पावर में फिट बैठ रही है, ठीक है। और यहां पे पूछा भी आपसे ये है कि कौन सी जो कथन है वो करेक्ट है, कौन से कथन है वो करेक्ट है, ये आपसे पूछा हुआ है। एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज फॉर द गवर्नमेंट बिल एंड नॉट फॉर प्राइवेट मेंबर बिल। प्रेसिडेंट डज नॉट पोसेस सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास में सस्पेंसिव वीटो की पावर नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि उनके पास
संविधान में परिवर्तन का जो कोई बिल आता है उसके पास कोई पावर नहीं है वीटो की, उनको साइन करना ही करना है। क्या ऐसा है? क्या संवैधानिक संशोधन पे प्रेसिडेंट के लिए साइन करना जरूरी है क्या? ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट है ये वाली है। तो बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। पहले देखिए कि राष्ट्रपति को साइन करना ही होता है तो वीटो पावर नहीं है, ये बात तो ठीक है, वीटो पावर नहीं है, साइन करना ही करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट है वो सस्पेंसिव वीटो नहीं हो सकती उनके पास में। रीजन क्या है कि मनी बिल पे भी उनको साइन करना ही करना होता है, उनके द्वारा वो रिकमेंड किया जाता है, वही साइन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, डज नॉट वाला बात ठीक है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज फॉर द गवर्नमेंट बिल एंड नॉट फॉर प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, ये आपके सामने है। तो इसके बारे में आप देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखिए कि विद रेस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल, बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्राइवेट मेंबर बिल के केस में बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि वो मंत्री द्वारा पेश नहीं किया होता है। तो विद रेस्पेक्ट टू देखो एब्सोल्यूट जो वीटो होती है ना, फॉलोइंग टू केसेस में हो सकती है। एक तो क्या प्राइवेट मेंबर के बिल में हो सकती है, समझिए कि एब्सोल्यूट वीटो है वो दो केस हो सकते हैं। एक क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा, सरकारी बिल नहीं होना चाहिए, उसमें राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट बिल विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, कि अगर रिजाइन कर दे कैबिनेट, इसका मतलब क्या होता है, और बिल पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति ने उस दौरान साइन नहीं किए, कैबिनेट ने रिजाइन किया, उस दौरान बिल तो पास हो चुका था पहले ही, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। इसका मतलब क्या है, नई सरकार आएगी, नई कैबिनेट आएगी और वो राष्ट्रपति को एडवाइस करती है कि आपको साइन नहीं करने हैं, तो उसके केस में क्या एब्सोल्यूट वीटो आप राष्ट्रपति के पास में, न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज एसेंट टू सच बिल, इस केस में राष्ट्रपति के पास में एब्सोल्यूट वीटो है। प्रेसिडेंट डज नॉट पोसेस ए सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज एसेंट टू ए मनी बिल और विद होल्ड कर सकता है, लेकिन उनको वापस नहीं भेज सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप पूरा इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, अपना पूरा हिसाब किताब की कहां पे आप गड़बड़ कर रहे हैं, कहां पे नहीं कर रहे हैं। और संविधान में जो 24वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह था कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, ऑब्लिगेटरी है। द बजट कंसिस्ट ऑफ, बजट है वो कितने टाइप के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, बजट में कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है और आपने इसको पूरा ढंग से पॉलिटी नहीं पढ़ी या बार बार नहीं पढ़ा, मैं ये बोलूंगा ये वाली जो चीजें बार बार नहीं पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है बजट दो टाइप के होते हैं, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं और दूसरा क्या होता है कि जिसपे की वोटिंग होती है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दो बातें हो गई यहां में, एक्सपेंडिचर मेड और एक्सपेंडिचर चार्ज्ड। चार्ज कौन से होते हैं? चार्ज होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति की तनख्वाह वगैरह, वो क्या है वोटेबल नहीं होता पार्ट, और बाकी क्या होता है मेड वाला कौन सा होता है, वोटेबल होता है पार्ट। ठीक है, मेड वाला वोटेबल होता है। तो इसको आप समझिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें, इन्होंने पीछे भी डिस्कस किया कि चार्ज वाले निम्नलिखित में से क्या है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन राइट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय, क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये रिकॉग्निशन है कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। ये रिकॉग्निशन कब मिली, मतलब उसको क्या बोलते हैं, किसके जरिए ये रिकॉग्निशन ये स्वीकारा गया, अंग्रेजों ने कब माना कि भारतीय संविधान बनाएंगे? जब उनके ऊपर डंडा पड़ा, मतलब कि विश्व युद्ध चल रहा था, वो सोचते हैं कि भारतीय हमारा साथ दे दें या भारत हमारा साथ दे दें, इसके लिए उन्होंने अगस्त ऑफर जो बोला उसका नाम दिया गया अगस्त ऑफर। उसमें बोला कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाने के लिए बिल्कुल आजाद बना सकते हैं। ठीक है, पूरा चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस पे इतना ही बोलूंगा। 1940 की बात है जब ये ऑफर रखा गया था। ठीक है, हालांकि इस ऑफर को दोनों ने ठुकरा दिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। मतलब वो चाहते थे कि भाई हम क्यों बना सकते, हम तो आप जाइए ना, फिर कहने मतलब बड़े लेवल पे ये बात थी। Which of the following committees identified the existence of legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties?
समझने की कोशिश करना। जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात आती है तो लोग ढूंढते हैं सवर्ण सिंह कमेटी का है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है तो स्टूडेंट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि वो भैया वो कहाँ है, ठीक है, वो कहाँ है, क्या सवर्ण सिंह कमेटी, तो इसमें तो है ही नहीं वो सवर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन समझिए फिर क्या है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे कि मतलब झंडा है, अगर झंडे की कोई बेइज्जती करे, ठीक है, सही ढंग से फहराया गया नहीं फहराया गया, तो जब इस तरह की बातें हैं फंडामेंटल ड्यूटी में, फंडामेंटल ड्यूटी में इस तरह की जो बातें हैं उनके लिए एक्ट है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं। तो एक कमेटी ये बनाई गई कि कौन कौन से संविधान में या हमारे पास एक्ट हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में को इंप्लीमेंट कराने में मदद करेंगे। उन एक्ट को रिकॉग्नाइज करना है, आपको लीगल प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है। उसके लिए कमेटी बनी जिसका नाम क्या है, वर्मा कमेटी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वर्मा कमेटी, ठीक है। आप पूरी पढ़ लीजिए कि क्या मामला था। ये वर्मा कमेटी 1999 में बनती है, ठीक है, और उसने कुछ जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, उन्होंने बोला कि एक देखो ये है हमारे पास में जो कि पनिशमेंट देता है कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड मामलों में, सिविल राइट से रिलेटेड आईपीसी हमारे पास में, तो कुछ उसने फाइंडिंग की कि ये लीगल प्रोविजन है जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसिडर्ड द वास्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री has ex officio member apart from the full time members. Who among the following are the ex officio member? क्वेश्चन क्या बन रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब स्वतः ही होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, कि वो तो होंगे ह्यूमन राइट कमीशन में वो सदस्य तो होंगे। इसके अलावा हमारे परमानेंट सदस्य भी होंगे, फुल टाइम मेंबर भी होंगे हमारे पास में। मतलब कि फुल टाइम मेंबर के अलावा ऐसे पदेन अधिकारी कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर माइनॉरिटी, क्या ह्यूमन राइट कमीशन में एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, नहीं होता। चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एससी, क्या ह्यूमन राइट में भी ये मेंबर होगा जो कि एक्स ऑफिशियो माना जाएगा। चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एसटी, चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर वुमेन, चेयरमैन ऑफ कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये सारे ये सारे इनमें से कुछ कौन कौन से ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सदस्य होते हैं, मतलब हमेशा ही होंगे, चाहे कोई बने लेकिन ये सदस्य जरूर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये वाला नहीं है, बाकी सारे, ठीक है, ये ह्यूमन राइट कमीशन में होंगे सदस्य। आगे चल लेते हैं। आर्टिकल 368 इज अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का जो आर्टिकल है कौन सा पार्ट है संविधान का जिसमें कि आर्टिकल 368 का जिक्र है। 368 किसके तहत आता है, तो काफी बार ये आया भी है क्वेश्चन, काफी बार आया भी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका है सी, इसका आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल 368 है वो पार्ट 20 में संविधान के, जिसमें कि पार्लियामेंट को पावर देता है, प्रोसीजर बताता है कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा केशवानंद भारती का केस भी हमने डिस्कस किया पीछे, तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जिक्र आया, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जिक्र आया। हमें अभी ये बताना है, हमें बताना है कि जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या हो सकता है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट मतलब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आसान सा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आप बेसिक अगर आपको पॉलिटिक्स जानकारी तो भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें शामिल है जिसमें कि बेसिक फीचर है, इसमें संविधान में चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं 368 के तहत। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, किस आर्टिकल को वो अमेंड करता है। 24वां संवैधानिक संशोधन माना जाता है कि इंदिरा गांधी द्वारा बहुत ही खतरनाक स्टैंड लिया गया था, ठीक है। तो वो जिस पे कि आगे लड़ाई चलती है केशवानंद भारती वगैरह की, यहां पे हमारा डिस्कस है कि किस आर्टिकल में चेंज के बारे में वो बात हो रही है, अमेंडमेंट से रिलेटेड। 24वां संवैधानिक संशोधन अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ये आपके सामने क्वेश्चन है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। ठीक है, Act amended Article 13 and 368. It declared that Parliament has power to abridge or take away any of the fundamental right under Article 368, or such act will not be law under the meaning of Article 13. मतलब कि ऐसा इस तरह से उन्होंने चेंज कर दिया उस आर्टिकल 13 और 368 में कि आर्टिकल 13 में कोई भी लॉ है, कहने का मतलब है कि फंडामेंटल लॉ में और किसी भी और तरीके में परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में। ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए ये संविधान में चेंज कर डाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीमेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। डीमेरिट कौन सी नहीं है, मतलब अवगुण कौन सा नहीं है पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम का? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट मे लीड टू ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट एक फीचर होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, ये एक डिमेरिट नहीं है, ये एक डिमेरिट नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल में डिमेरिट है इसकी वो कौन कौन सी है? जैसे कि वो ऑटोक्रेसी हो सकती है इसमें, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा आ जाती है प्रेसिडेंट के पास में। नैरो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पूरी जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में तो बहुत सारे तबकों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसमें वो बात नहीं होती। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इतनी नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, अगर आप ये पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह देख रहे हैं, पूरी सीरीज देख रहे हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको क्लियरिटी ज्यादा दिलाएंगे। द टर्म शैडो कैबिनेट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। किस देश में शैडो कैबिनेट का जिक्र? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। शैडो कैबिनेट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही बेसिक से समझा देता हूं कि जैसे यहां पे इंडिया में मान लो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अब इसका शैडो, कि विपक्ष बोलता है कि अगर हम आते हैं सरकार में तो राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। विपक्ष बोलता है कि ये वाला हमारा पद है वो मान लो मनमोहन सिंह की पी चिदम्बरम को या रघुराम राजन को जाएगा। तीसरा है कि कोई डिफेंस मिनिस्टर है तो वो क्या है कि हमारा कोई है XYZ उसको जाएगा। तो ऐसे शैडो कैबिनेट बना दी जिससे लोगों को पता चलेगा इनकी सरकार आती है तो ये वाले मंत्रिमंडल होगा, और ये वाली ये सरकार है, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि ये विपक्ष वाली सरकार होगी, ये जो मौजूदा सरकार है। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पे ऐसी क्लैरिटी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। वहां पे ऐसे ही होता है। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, उसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। कमीशन इज एक्टिंग एज ए नॉन स्टेटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कि ये जो कमीशन है वो नॉन स्टेटरी बॉडी के रूप में काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसके तहत आता है। समझ में आई बात? पहला क्या है। दूसरा है कि इट मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ठीक है, जो मेला ढोने की प्रथा थी 2013 में, उसको रोकने के लिए एक एक्ट आया और उस एक्ट को मॉनिटर करने का काम करता है क्या? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले ये स्टेटरी बॉडी होती थी, लेकिन उसको बाद में नॉन स्टेटरी बॉडी ये ऑटोमेटिक हो गई। पूरा जिक्र इसकी राम कहानी है कि कैसे कैसे ये नॉन स्टेटरी से नॉन स्टेटरी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुछ जिक्र आया था पहले इसी प्रेजेंटेशन में कि दो टाइप के फंड होते हैं, एक चार्ज होता है और एक है कि फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है कि उससे ड्रॉ किया जाएगा। तो बताना है कि जो चार्ज वाले, जिस पे वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन हो सकती है, वो वाले कौन कौन से हैं। इमोलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ऑफिस। कि राष्ट्रपति के जो खर्चे हैं, तनख्वाह वगैरह है, भत्ते वगैरह हैं, वो क्या है कि इस फंड के तहत आएंगे। सैलरी अलाउंस, पेंशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, पेंशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट,
क्या ये इनमें से कौन कौन से हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया चार्ज अपॉन में आएंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी। सारे के सारे जो दिए हुए हैं उस पर वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन हो सकती है। और भी कुछ है, जैसे कि आप देख चाहें तो जैसे कि अटॉर्नी जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं, उसकी सैलरी पेंशन वगैरह। फिर क्या होते हैं कि सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वहां पे भी वोटिंग होगी, वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन होती है उनके खर्चों पे भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन। नेचुरल राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिनिएबल विच मीन्स, मतलब कि उनको छेड़ा, उसके साथ अभेद्य है, आप बोल सकते हैं छेड़खानी नहीं कर सकते। यूनिवर्सल है वो, सार्वभौमिक नेचुरल राइट है वो, ठीक है। तो क्या है विच, इसका मतलब क्या है? दे कैन नॉट बी रिपील्ड और रिस्ट्रेंड बाय ह्यूमन लॉज, कि वो आदमियों द्वारा, जो मानव द्वारा कानून इनके ऊपर नहीं बनाए जा सकते। नेचुरल राइट तो होगा ही होगा, हर बंदे का नेचुरल राइट है। कोई भी सरकार आए, कोई मतलब कोई इंसान कानून नहीं बना सकता, वो छेड़खानी आपसे ले नहीं सकता, ठीक है। दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय स्टेट, कि वो राज्य ले नहीं सकता उनको। नेचुरल राइट आर मोर और लेस सिमिलर टू ह्यूमन राइट, कि जैसे ह्यूमन राइट होते हैं वैसे ही नेचुरल राइट होते हैं, उसी तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, कि ये सारे इसके अंतर्गत शामिल है, सारे शामिल है। दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया कि नेचुरल राइट है वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है। इसके ऊपर पूरी स्टोरी है नेचुरल राइट के ऊपर, तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, आपके पीडीएफ में भी है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। विच सेट ऑफ आर्टिकल डज नॉट डील विद सेंटर स्टेट रिलेशंस, कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है? हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए पीछे प्रेजेंटेशन में, जो ये सीरीज चल रही है जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जिक्र आया है अलग अलग मुद्दों। इस पर्टिकुलर में आपसे पूछा गया कौन सा ग्रुप है जो आर्टिकल सेंटर स्टेट रिलेशन से नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन आ गए। तो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 264 और 267। ये थोड़े आर्टिकल आप याद रखने हैं, थोड़े आप ये मत समझना आर्टिकल याद नहीं होते, कुछ एक याद भी करने होते हैं। और इस बात से आपका काम नहीं चलेगा कि मेरे आर्टिकल याद नहीं होते। क्यों नहीं होते? आप क्या खाना नहीं खाते? आपने कभी ये तो नहीं बोला मैं खाना नहीं खाता, ठीक है। मतलब ये जो ड्रामेबाजी होती है, याद नहीं होती है, ये चीजें ये चलती नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है चीजें, आपको करनी होती है कुछ चीजें, ठीक है। अपने मन को तसल्ली देने से, या मतलब आपके अगर यही मुर्गा बनाने वाली स्टोरी होती कि मुर्गा बनाकर डंडे पड़ेंगे तो याद नहीं होते क्या? बिल्कुल बोलते कि याद करूंगा जी, ठीक है। तो कई बार चीजें होती है करनी होती है। लेजिस्लेटिव जो रिलेशन होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, वो आर्टिकल 245 से 255 है। बार बार पढ़िए, याद अपने आप हो जाएंगे। जो चीजें पढ़ते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, याद होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं 256 से लेकर 263 तक, और फाइनेंशियल रिलेशन 268 से लेकर 293 तक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कैट भी बोलते हैं, क्या ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, कि उसका जुडिक्शन ओरिजिनल नहीं है उनके ऊपर। मतलब कि जो ये एक्चुअल में क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये कैट है, वो एक्चुअल में जो प्रमोशन वगैरह, ये जो मामले होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं एम्प्लॉय का सरकार के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में, उसको ये देखता है। तो वो उस डिस्प्यूट में कौन शामिल नहीं है, मतलब कौन से कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता? सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज, की डिफेंस सर्विसेज, जैसे कि मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी जो सिविलियन है, सारे के सारे तो लड़ने वाले नहीं है, सबके पास तो बंदूक वाली नहीं है ना सिस्टम। कुछ ऐसे भी हैं जो सिविलियन का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, कुछ ऐसे। आप बोल सकते हैं कि जो एसएससी के जरिए रिक्रूटमेंट होती है, और वो रिक्रूटमेंट मान लो कैंटीन में हो गई, ठीक है, तो ऐसा होता है डिफेंस कैंटीन में होना। मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्स, अब ये प्रॉपर बंदूक वाले आ गए। मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज एक्सक्लूडिंग सिविलियन एम्प्लॉय, ठीक है। ऑफिसर्स एंड क्या है? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन से ऐसे हैं जो कैट में अपना केस नहीं कर सकते, कैट से बाहर है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी। सिर्फ ये कर सकते हैं, सिविलियन एम्प्लॉय जा सकते हैं, लेकिन डिफेंस, जैसे डिफेंस होता है ना, ये आप बोल सकते हैं कि जो ऑफिसर वगैरह, मेजर है, कर्नल है, ये वाले लोग हैं, ये कैट में नहीं जाएंगे, इनका अलग अपना कोड होता है। ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं जा सकते, और पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है वो ही नहीं जा सकता कैट में। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। कौन सा आर्टिकल है जो कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसके साथ संबंधित है, कि वो बताता है कैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो खत्म किए जा सकते हैं। उस आर्टिकल के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 262, आर्टिकल नंबर 262 है। इसके तहत ये जानकारी देता है कि कैसे उनको मिटाए जा सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 डील्स विद द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। कौन से फ्लैग कोड का पार्ट है जो कि उसका जनरल, जिसकी साइज क्या है, रंग क्या है, इस तरह की जानकारी देगा। मतलब अगर झंडा बनाना है तो उसके रूल एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं बना सकते वो झंडा कि अपनी साइज के अनुसार बनाएगा, जहां पे फिट आ रहा है वर्गाकार बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। झंडा बनाने के कुछ नियम है, तो वो उस नियम में क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, जहां पे जनरल डिस्क्रिप्शन बात करता है, वो कौन सा पार्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पार्ट 1 है, उसमें जिक्र है उसका, जनरल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और क्या है उसमें, जैसे कि साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, टाइप ऑफ क्लॉथ का, कपड़े का टाइप क्या होगा, ये भी जिक्र है। तो झंडे के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है। अगर इसके अलावा झंडे में वायलेशन होती है, सजा हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी है। वो 13वें भारत के प्रधानमंत्री थे। पहले वो 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, और फिर क्या है कि 1999 से 2014 तक है वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 ब्रॉड चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2011 में 97वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और इस जो सीरीज चल रही है पॉलिटिक्स, उसमें बहुत बार इसका जिक्र आया है, बहुत बार जिक्र आया है। आपको बताना है ब्रॉड चेंज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में उसने चेंज किया था। 97वां संवैधानिक संशोधन ने किस पार्ट में चेंज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 3 और पार्ट 4 में दोनों में हुआ था। पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर होगा। ये कौन सी है? ये जो सोसाइटी की बात हो रही है, जो इसका जो आंसर है ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। तो फंडामेंटल राइट बनाया गया, आर्टिकल 19 में चेंज किया। 43B में बनाया गया न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, जिसमें कि प्रमोशन करनी है किसी को, राज्य को, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसमें चेंज किया गया। और एक नया पार्ट डाला गया 9B संविधान में, जिसमें कि अलग से लिखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको बस ये याद रखना है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ये वाली चीजें हुई। इसको चाहे तो एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। इससे अगर जो बच्चा इस सीरीज में थोड़ा कोप अप नहीं कर पा रहा है, मैं जानता हूं कि क्वेश्चन इतने आसान नहीं है कि आप नॉर्मल से एग्जाम को, या जो बेसिक आप यूट्यूब चैनलों पे देखते हैं उस तरह के नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा लेवल मिलेगा जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, न कि सिर्फ आपका मनोरंजन के लिए सीरीज नहीं चल रही है, कोई व्यूज बढ़ाना या किसी को खुश करने के लिए नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये सीरीज 20,000 क्वेश्चन की है, वो एग्जाम क्वालिफाई करवाने वाले, नौकरी दिलवाने वाले नहीं है वाली सीरीज है, न कि किसी को खुश करने के लिए। द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। आपको ये बताना है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, भारत ने परमाणु बम फोड़ा इंदिरा गांधी के टाइम में, वाजपेयी के टाइम में, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है इंडिया की, वो क्या बोलती है कि हम पहले किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, मतलब परमाणु हथियारों से आक्रमण नहीं करेंगे। हमने जो परमाणु बम बनाया है, हमने अगर कोई हमारे खिलाफ न्यूक्लियर अटैक करता है, उसके जवाब में उसका जवाब देंगे हम परमाणु हथियार से, परमाणु का जवाब परमाणु से देंगे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका कि पाकिस्तान कई बार फायदा उठाता है। आपने कई बार सुना होगा कि आज पाकिस्तान ने सरहद पे वो तोड़ी सीमा, वो उसका युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उसकी तरफ से उसने ये कर दिया। फिर कई क्या होते हैं कि जो ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं क्यों ना उनको एकदम उड़ा दिया जाए कि हम खत्म कर देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, फिर रखा किस लिए? ठीक है, रखा किस लिए हमने? कोई दिवाली के पटाखे थोड़े, जैसे कि मोदी ने भी एक बार बोला था, जिसमें कि उसकी आलोचना भी हुई थी कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया का वाजपेयी की जो पॉलिसी थी उसको आपने बहुत लाइटली लेकर एक छोटे भैया नेता की तरह स्टेटमेंट दे दी। लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार क्या होता है कि रैलियों में इस तरह की स्टेटमेंट चली जाती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि भारत ने स्टैंड कब लिया था, ये बनाया कब था, अडॉप्ट कब किया था। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, 2003 में, वाजपेयी के टाइम में, वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम में ये
भारत ने बोला था कि हम पहले अटैक नहीं, नो फर्स्ट यूज, NFU इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो एनीवे ये थे 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जो बच्चे इस पूरी सीरीज को देख रहे हैं, मुझे लगता है उनका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ भी रहा होगा। अलग अलग रिसोर्सेज से अगर वो गूगल सर्च करके अपने चीजों को क्लियर कर रहे होंगे साथ साथ में, तो और भी ज्यादा उनको चीजें समझ में आ रही होगी। पूरी सीरीज होने के बाद मुझे लगता है जब आप इसका 2-4 बार रिवीजन कर डालेंगे तो आपका अच्छा नॉलेज होगा और किसी भी एग्जाम को ये आप क्वालिफाई करेंगे यूपीएससी के अलावा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।